क्या एक बार में गिन सकते हो ये कितने बुलेट पॉइंट हैं? तो टीचर कैसे गिनेगा? यहां पर गिनने में कितना समय लगेगा? सीधे टीचर नीचे का नंबर देखेगा, बोला अच्छा 4 पॉइंट डाले हैं इसने, बहुत बढ़िया। अब नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, अगर ये 3 शब्दों से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट है तो आज की इस वीडियो के बाद वो हर डाउट को मैं खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा। वापस मैं ये 3 शब्द रिपीट कर रहा हूं, मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित पूरी एमपीपीएससी की दुनिया में इतनी ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स फैले हुए हैं। कब शुरू करनी चाहिए आंसर राइटिंग, कैसे शुरू करनी चाहिए आंसर राइटिंग, डे 1 से शुरू करें या प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आंसर राइटिंग शुरू करें, कर लें आंसर राइटिंग तो चेक किससे करवाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले हैं और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरी पीछे बैक स्क्रीन पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हर उस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपको सता सकता है, आपको परेशान कर सकता है। आइए देखते हैं, मेंस आंसर राइटिंग कब से करनी है। एक बहुत बड़ा डाउट, इसको सॉल्व करूंगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 2 तरह के लोग होते हैं। दोनों तरह के लोगों की जो सोच होती है उन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा कि एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग कब से हमको करनी चाहिए। उसके बाद ये एक तरीके का क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके की स्टेटमेंट है। मेंस आंसर राइटिंग कोई निबंध लेखन नहीं है, कोई ऐसे राइटिंग नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। ज्यादातर लोगों को आंसर राइटिंग का मतलब लगता है हैंड राइटिंग सुधारने का तरीका। हैंड राइटिंग सुधारने का तरीका नहीं है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का तरीका है। आपने मेंस में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। एमपीपीएससी की दुनिया में एक शब्द बहुत फेमस है, मैंने सब पढ़ लिया है। दोस्त, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपके सब कुछ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, आपको मेमोराइज करना पड़ता है। समथिंग विच यू डू नॉट रिमेंबर इज इक्विवेलेंट टू यू हैव नॉट स्टडीड। जो कुछ भी आपको याद नहीं है उसका यही मतलब है कि वो आपने पढ़ा नहीं है। यही इस फील्ड का सत्य है। तो केवल मेमोराइज करना है आपको, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और मेंस आंसर राइटिंग कोई आपकी हैंड राइटिंग सुधारने का तरीका नहीं है कि निबंध के रूप में लिखते चले जा रहे हो, किताब में से देख के लिखते चले जा रहे हो। नहीं, पढ़ो, याद करो, मेमोराइज करो, फिर लिखो, वो है आंसर राइटिंग। तो इस पर मैं आऊंगा। उसके बाद दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, मेंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? एमपीपीएससी के मेंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कितने वर्ड हमको लिखने होते हैं? क्योंकि नया पैटर्न हो गया है, 2024 में नया सिलेबस आ गया है। तो नए सिलेबस के अनुसार कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किसमें कितनी लाइन लिखनी होती है, कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। कभी कभार एग्जाम में ज्यादा स्पेस भी दे देते हैं, तो क्या हम वर्ड लिमिट के अनुसार चलें या जितनी स्पेस उन्होंने आंसर शीट में दी है क्या वो पूरी भरनी है? ये बहुत सारे डाउट्स हैं, आऊंगा, इस पर भी बात करूंगा। एंड लास्ट में आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। बहुत से लोग एक बहुत गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं आंसर राइटिंग में, जिसकी वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स का मेंस का पेपर खराब होता है। लोग नसीहत देते हैं बुलेट पॉइंट्स का यूज करो। बुलेट पॉइंट्स एक सबसे बड़ी गलती है जो आप एग्जाम में कर सकते हो, और आज मैं आपको उसका सबूत दूंगा और उसका एक सबसे बेहतरीन विकल्प बताऊंगा। एक ऐसा विकल्प मैं आपको बताऊंगा जिसको देखकर आपका तन और मन इतना खुश हो जाएगा, आप खुशी से भर जाओगे और दूसरों को भी जाके बताओगे, दिस इज माय प्रॉमिस। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम बढ़ेंगे, हर एक प्रश्न की ओर हम जो है जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो के बाद कोई चांस ही नहीं है कि आपके दिमाग में कोई डाउट बच जाए, और फिर भी बच गया अगर डाउट तो भी कोई बात नहीं, डाउट होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं, मेंस आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए। तो सोच नंबर 1 क्या कहती है? शुरुआत से आंसर राइटिंग करके क्या करेंगे? अभी प्रीलिम्स भी तो पास हुआ नहीं है। आपने काफी सारे एस्पिरेंट्स देखे होंगे जिनको आंसर राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि लगातार वो प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं और उनका प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हो रहा। अब ये जो सोच है ये कब उत्पन्न होती है? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति है जो 2 या 3 साल से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है
और तीनों ही बार उसका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ। मेंस वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, किसी कोचिंग संस्थान से उसने पढ़ाई करी होगी या सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसने पढ़ाई करी होगी। ज्यादातर उन लोगों को थोड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जिन्होंने कोचिंग संस्थान से भी पढ़ लिया, पूरा मेंस भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उनका प्री नहीं क्रैक हो रहा। तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी को जाके बोलोगे ना बेटा आंसर राइटिंग कर ले, तो इसका ना 0.1% भी मन नहीं लगेगा आंसर राइटिंग करने में। इनका पूरा मन ये कहता है कि भैया जब तक प्री ही पास नहीं हुआ, 3 बार से प्री दे रहे हैं, मेंस हमने खूब पढ़ लिया, खूब कर लिया, लेकिन मेंस का हम अचार डालें, हमारा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा तो आंसर राइटिंग करके करेंगे क्या? तो आप इनसे आंसर राइटिंग करवा नहीं पाओगे, इस कैटेगरी के लोगों से आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। ये लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इनका फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी दोस्तों सोच क्या होती है? सोच नंबर 2, एमपीपीएससी का तो मतलब ही आंसर राइटिंग है, पहले दिन से नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इस कैटेगरी में ना वो लोग आते हैं जो पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो जो व्यक्ति पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, अक्सर वही इस डाउट से जूझता है। और ये डाउट दोस्तों किस कैटेगरी के लोगों में ज्यादा आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो डाउट है ना, ये डाउट ऐसी कैटेगरी के लोगों में आता है जिन्होंने मेंस पढ़ा नहीं है। मैंने मोस्टली देखा है, मैं फोन कॉल पे बात करता हूं या काउंसलिंग लेता हूं, मेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, मेंस नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने मेंस नहीं पढ़ा है उनको बहुत उत्सुकता होती है कि भगवान जाने ना जाने क्या है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग नहीं करी तो जीवन बर्बाद है, एमपीपीएससी बर्बाद, ठीक है। लेकिन आप यही आंसर राइटिंग, इनकी देखो सोच क्या है, डे 1 से आंसर राइटिंग करनी है, आज तक एमपीपीएससी की तैयारी नहीं करी, मेंस पूरा पढ़ा नहीं है, तो इनकी सोच हमेशा ऐसी रहेगी कि आंसर राइटिंग कुछ तो बहुत तगड़ी चीज होती है, दुनिया बात करती है, आंसर राइटिंग नहीं करी, आंसर राइटिंग नहीं करी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गई फ्रेश कैटेगरी की सोच, इनको डे 1 से आंसर राइटिंग चाहिए। और ये हो गई पके हुए चावल, जो 3 बार कम से कम प्री दे चुके हैं और तीनों ही बार प्री नहीं निकला, तो इनसे तो भैया भूल से भी मत बोल देना, आपके ऊपर बरस पड़ेगी ये कैटेगरी, बरस पड़ेंगे आपके ऊपर लोग कि भैया आंसर राइटिंग का तुम नाम मत लेना, पहले प्री क्लियर हो जाने दो हमारा, ठीक है। तो आखिर सही समय है क्या दोस्तों? अब हम उस पे आते हैं, ठीक है। हमने दोनों सोच को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप सही रास्ता सुनो। सही रास्ता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आंसर राइटिंग करने का पहले दिन से कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, मेंस का जो सिलेबस है वो पहाड़ जैसा है, और तेजी से भी आप करोगे ना तो अपने टीचर की हेल्प से, सेल्फ स्टडी से कोई व्यक्ति मेंस की तैयारी करता है उसको आराम से 14 से 15 महीने लगते हैं सेल्फ स्टडी से। आप मानो या मत मानो वो आपकी मर्जी है, 14 से 15 महीने सेल्फ स्टडी से लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने टीचर के साथ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, कि टीचर भी बड़ा मेहनती है, कोचिंग संस्थान भी काफी मेहनती है, तो वो 10 महीने के अंदर फुल स्पीड से मेंस को खींच सकते हैं। तो जो चीज आपको 10 महीने में पूरी पढ़ाई जाएगी, आप उसको पढ़े बिना ही पहले दिन पे आंसर राइटिंग कर कैसे लोगे? आप मुझे एक बात बताओ, कैसे कर लोगे? मैं भी इसका और ज्यादा सबूत आपको अगली स्लाइड पर भी देने वाला हूं। तो जब आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है तो डे 1 पर आंसर राइटिंग करोगे कैसे? एक तरीका तो ये है कि आपने किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया या आपने आज के दिन से सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। जो व्यक्ति अक्सर सेल्फ स्टडी करता है वो अपने आंसर्स को चेक नहीं करा पाता, ये उसके साथ दिक्कत होती है, और ये दिक्कत होगी, ये हमेशा होगी, क्योंकि या तो आप किसी टीचर से कनेक्टेड रहो या किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड रहो जिसको मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है, तो वही लोग कॉपी ज्यादातर चेक कर पाते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे किसी टॉपर की कॉपी देख लो, काफी सारे लोगों ने वीडियो डाली हुई है, वहां से थोड़ा सा एवेल्युएट कर लो। अन्यथा सेल्फ स्टडी से आंसर राइटिंग चेक करने में तकलीफ होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसने आज उसकी पूरी कोर्स का पहला दिन है, टीचर ने उसको पढ़ा दिया, पूरा सब कुछ पढ़ा दिया। अब सब कुछ पढ़ाने के बाद उसको एक क्वेश्चन लिखने को दे दिया उसी सेम कंटेंट में से जो उस दिन पढ़ाया गया है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे डेफिनेटली किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आपका 365 दिन का यानी कि 1 साल का आपका कोर्स है तो आप प्रतिदिन एक आंसर लिख सकते हो, आप 365 आंसर लास्ट तक लिख सकते हो। ये भी बिल्कुल सही तरीका है, डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि उसकी फिलहाल क्या सोच है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, तो पहले दिन से आंसर राइटिंग हो सकती है, लेकिन अगर
उस लेक्चर पर आधारित हो जो लेक्चर आपके टीचर ने आपको उसी दिन उसी क्षण पढ़ाया है, उस पर आधारित होनी चाहिए। ओके, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है आंसर राइटिंग करने का? बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट चला। मुझे नहीं पता कि आजकल कोचिंग संस्थानों में हिस्ट्री इतना लंबा लंबा क्यों चलता है, 5-5 6-6 महीने हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जैसे कि केवल हिस्ट्री ही पेपर में आने वाला है। तो वो बिल्कुल गलत है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो हिस्ट्री आपने पढ़ा और मान के चलते हैं 1-1.5 महीना लग गया आपको, ठीक है? तीनों इतिहास पढ़ के मिलाओगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। 2 महीने से ऊपर कोई कायदा नहीं है कि उससे लगने नहीं चाहिए, ठीक है? तो हाँ, ये तब है कि जब और सब्जेक्ट्स आप डेली नहीं पढ़ रहे हो। डेली कम से कम अगर आप 2 से 3 घंटे हिस्ट्री आपको पढ़ाया जा रहा है, 2 महीने में समाप्त किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद आप सुनिए, वो तो चलो जब भी कवर करवाएगा आपका टीचर, आपको करवाएगा। आपने पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिया, उसके बाद आप जब सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे तो पहला वाला सब्जेक्ट जो आपने पूरा कर लिया है, आप उस पर आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस कहां से जुगाड़ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो मेंस का, हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए थे, अब सबको अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो और पूरा क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाते हो, यार पूरे क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि जो टॉपिक तुमने पढ़ा है उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ही ना आया हो। तो इसीलिए जो सबसे अच्छा तरीका है ना आंसर राइटिंग करने का, वो क्या है? एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ के उसको निपटा दो, ठीक है? सेकंड पर जाओ और सेकंड वाला पढ़ते रहो और प्रीवियस सब्जेक्ट जो पढ़ लिया है उसकी आंसर राइटिंग करते रहो। अब हिस्ट्री से संबंधित एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे, कायदे से वो सब तुमसे सॉल्व होने चाहिए, और उनका आंसर लिखकर अपने किसी टीचर से या किसी अपने दीदी भैया से जिनको एक्सपीरियंस है आंसर राइटिंग का, मेंस का, उनसे आप जाके उसको चेक करा लीजिए। दोनों तरीके आपको क्लियर हुए। डे 1 से भी कर सकते हो, लेकिन वो टॉपिक वाइज होगी। और सबसे अच्छा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो वही है, एक सब्जेक्ट पहले पूरा पढ़ लो और उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करो, फिर सेकंड वाला पढ़ लो, फिर फर्स्ट और सेकंड की कंबाइंड आंसर राइटिंग करो। समझ में आया? दिस इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, उसके लिए मैं एक अगली स्लाइड पर चलूंगा। दोस्तों चलूंगा। ये देखिए, मेंस आंसर राइटिंग कोई निबंध लेखन नहीं है कि कोई कुछ भी लिख दिया। अब सुनो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, बहुत केयरफुली आपको सुनना है। जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ है, जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ है, जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ है, उसको आंसर राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इससे बड़ा सत्य मैं आपके सामने कभी नहीं लिख सकता दोस्तों। जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ है उसे आंसर राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं यहां पर जो टेंशन शब्द है दोस्तों उसको अंडरलाइन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ना जाने खासतौर पे ऐसे विद्यार्थी जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है, उसमें से एक कैटेगरी तो मैंने आपको बता ही दी है, उनको तो आंसर राइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती। भैया प्री क्लियर नहीं हो रहा, तुम आंसर राइटिंग का ढिंढोरा पीट रहे हो। और कुछ लोगों का प्री क्लियर नहीं है, तैयारी शुरू करी नहीं है, लेकिन वो आए दिन रात आंसर राइटिंग का ढिंढोरा पीटते हैं। तो भैया आपका जब तक प्री क्लियर नहीं होता ना, तो आंसर राइटिंग की टेंशन मत लो। इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये नहीं है कि तुमको मेंस पढ़ना नहीं है। प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस पढ़ना है। प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस पढ़ना है। प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस पढ़ना है और मेमोराइजेशन पर ज्यादा जोर देना है। किस पर ज्यादा जोर देना है? याद करने पर। आंसर राइटिंग की टेंशन मत लो, याद रहेगा तभी लिखोगे। याद ही नहीं है कंटेंट तो लिखिएगा क्या? कितनी भी सुंदर तुम्हारी राइटिंग है, कितना भी तेज तुम लिखते हो, पर तुमको कंटेंट ही नहीं याद तो लिख के क्या करोगे? खाली बर्तन की तरह बचते रहोगे। तो प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, हमेशा कहता हूं, ये तो मूल सिद्धांत है। और मेमोराइजेशन पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? मेमोराइजेशन पर फोकस करना है। ठीक है, एक और सच सुनो,
इस दौरान इस दौरान इस दौरान जैसे ही इस दौरान जैसे ही आपका एक मेंस का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपका एक मेंस का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसकी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, और कितनी करोगे वो भी सुन लो। उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, और क्वांटिटी कितनी रखोगे? क्वांटिटी सुन लो, क्वांटिटी आप रखो एक हफ्ते में 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्योंकि दोस्तों अभी प्री क्लियर हुआ नहीं है, इतना काफी है। काय पे ध्यान देना है? मेमोराइज। प्री के साथ मेंस पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना है, उसमें कोई मना नहीं है। जो आपको बोले कि प्री के साथ मेंस नहीं पढ़ना है, वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, डूबोगे, पूरी तरह डूबोगे। प्री के साथ मेंस पढ़ना है, मेमोराइजेशन पर ध्यान देना है, और एक मेंस का सब्जेक्ट जैसे ही आपका पूरा हो जाए, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। और कितनी करनी है? एक हफ्ते में 3 बार। सुन लो, आप कमेंट सेक्शन में यही फिर फालतू में प्रश्न पूछोगे, मैं उसका जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक चीज में वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए, एक और चीज सुनिए। जिसका प्री क्लियर हो जाता है उसको 1.5 से 2 महीना मिनिमम मान के चलते मिलता है। 2 महीना मान लो, 2 महीने जो उसको मिले, उसको 2 महीने प्रतिदिन पूरे दिन आंसर राइटिंग ही करनी होती है। तो जब आपको प्री क्लियर करने के बाद 60 दिनों तक डेली आंसर राइटिंग करनी है, एक एक दिन में 10-10 आंसर लिखो, 60 दिनों में 600 आंसर लिख दो, तो यार जब किसी चीज के लिए इतना समय मिल रहा है, तो अभी से क्यों डेली आंसर राइटिंग के पीछे पड़े हुए हो? हफ्ते में 3 बार कर लो, सब्जेक्ट भी याद होता रहेगा, सब्जेक्ट भी रिवाइज होता रहेगा, और आंसर राइटिंग की हैबिट भी नहीं छूटेगी हमारी। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मुद्दा है, क्या मुद्दा है कि एमपीपीएससी के मेंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। और ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, ये 2024 के न्यू सिलेबस के अनुसार दे रहा हूं दोस्तों। 2024 के न्यू सिलेबस के अनुसार मैं आपको आंसर दे रहा हूं, और ये सिलेबस कम से कम 2027 तक सेम रहेगा। 2027 तक ये सिलेबस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो कर लेना। अब दोस्तों देखो, 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, 7 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, 10 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब सुनिए, जो ऑफिशियल पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर अलग आता था, आंसर कॉपी अलग आती थी। अब बीते कुछ सालों से ऐसा नहीं होता है, एक ही आंसर कॉपी आती है, उसी में क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे आंसर की जगह दे रखी होती है, आपको इसमें लिखना होता है। जैसे छोटी क्लास में होता था ना हमारा, बिल्कुल वैसा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, देखो, तो जो आपका 2 मार्क्स का प्रश्न होता है, उसमें ये आपको कहते हैं कि 20 वर्ड्स लिखना है। ये जो शब्द लिमिट दे रखी है ना, ये इंस्ट्रक्शन वो बाकायदा कॉपी में लिख के देते हैं। तो कायदे से अगर औपचारिक रूप से देखो तो आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों 20 वर्ड लिख के दे दिए, लेकिन लाइन देते हैं वो 4। कितनी लाइन देते हैं? 4 लाइन देते हैं। अब नॉर्मल जो कॉपी होती है, आप जो A4 साइज का रजिस्टर यूज करते हो, उससे 10% छोटी कॉपी मान लो साइज में। ठीक है, A4 साइज का रजिस्टर फिलहाल हम मान लेते हैं। तो ये यार एक लाइन में व्यक्ति एवरेज गिरी से गिरी हालत में एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखता है? 6 वर्ड्स लिखता है। और ये लाइन लिखने के लिए कितनी दे रहे हैं? 4 लाइन। तो 4 लाइन में आप कायदे से कितने वर्ड लिख लोगे? 24 वर्ड लिख लोगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इन्होंने वर्ड लिमिट दी हुई है, क्या वर्ड लिमिट लिख के हमको काम करना है, या हमको जितनी लाइन उन्होंने दी हुई है, क्या वो सारी लाइन हमको भरनी है? तो भाई देखो, अगर आपको सेफ साइड पे रहना है ना, तो आपको सारी लाइन भर देनी चाहिए। क्योंकि इनका तो क्या वर्ड लिमिट बोल देंगे, किसी की राइटिंग छोटी होती है तो पता चला कि उसकी आधी जगह ही खाली बच गई। तो ऐसा मत करो,
आप जितनी जगह ये देते हैं वो पूरी जगह भर के आओ, कहानी खत्म। ठीक है, अब सुनो, आप कहोगे नहीं हम तो रूल्स के अकॉर्डिंग चले। अरे भैया बाद में सब रूल्स वगैरह कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उन्होंने जो जगह दी है पूरी भर दो, टेंशन मत लो। अब सुनो, देखो 7 मार्क्स में ये क्या बोलते हैं एमपीपीएससी, 7 मार्क्स में एमपीपीएससी बोलता है कि तुमको केवल 60 वर्ड लिखने हैं। कितने वर्ड लिखने हैं? 60 वर्ड्स लिखने हैं। अब तुम पर लाइन में कितने शब्द लिख रहे हो? 6 शब्द मिनिमम। आप गिनने बैठोगे ना, आप 8 शब्द लिखते हो कम से कम। 6 तो कोई भी नहीं लिखता, 8 शब्द तक गाड़ी पहुंचती है। 8 वर्ड्स एक लाइन में होते ही होते हैं। और जितनी ये लाइन देते हैं ना 11, तो 11 इंटू 8 88 वर्ड्स हो जाते हैं वो कायदे से। और ये बोलते कितना है भैया? 60 वर्ड लिखने हैं। तो वर्ड लिमिट के अनुसार मत जाओ, जितनी जगह उन्होंने दी है उसके अनुसार जाओ। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 11 लाइन देते हैं जिसमें आपको 60 वर्ड्स लिखने के लिए कहते हैं, परंतु आप 60 वर्ड्स के पीछे मत जाओ, आप सारी लाइनें भरिए। ठीक है, बाद में गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आप किसी को भी कोसते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद सोच के देखो ना, अगर उन्होंने वर्ड लिमिट दी है तो फिर इतनी लाइन दी काहे को है? तो लाइन भरने के लिए दी है, तो आप लाइन भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और आंसर राइटिंग के दौरान आप चाहो तो प्रैक्टिस डाल सकते हो कि एक लाइन में 6 शब्द लिखेंगे, एक लाइन में 6 से ऊपर लिखेंगे ही नहीं, ताकि 11 लाइन भी भर जाएं और 60 वर्ड की लिमिट के आसपास भी रहें हम। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि जो 10 मार्क्स का प्रश्न देते हैं, ये उसके लिए 47 लाइन देते हैं। 47 लाइन मतलब 47 लाइन को आप कह दो 2 पेज। कितने पेज? 2 पेज। और 11 लाइन को आप कह दो कितना? आधा पेज, आधा पेज। ठीक है ना, 47 लाइन देते हैं। अगर आप 47 इंटू 6 के हिसाब से भी बैठाओगे तो भी 200 वर्ड के पार ही जाना है। ठीक है ना, आप 40 इंटू 6 करो, कितना हो गया? 240 हो गया। और 7 इंटू 6 करो, कितना हो गया? 42 हो गया, मतलब 282 शब्द हो गए। अगर आप लाइन के हिसाब से जाओगे तो आपको कितने शब्द लिखने पड़ेंगे? मिनिमम 6 शब्द तो लिखोगे लाइन में, कि 2-2 शब्द लिख के आओगे। तो 6 शब्द भी तुम लिखोगे तो भी तुमको ये लाइन, जितनी ये लाइन दे रहे हैं उसके हिसाब से गिरी से गिरी हालत में तुम्हारे 282 वर्ड्स बनेंगे ही बनेंगे साहब, तुम्हारे 282 वर्ड्स बनेंगे। तो आप वर्ड लिमिट के अनुसार मत जाओ, जितनी लाइन उन्होंने दी है उसके अनुसार आपको जाना है। कभी कभी एग्जाम में समय कम पड़ जाता है, हमको लगता है कि हम पूरी स्पेस नहीं भर पाएंगे, तो फिर वर्ड लिमिट के साथ जाओ, नीचे की 5-6 लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टाइम भी वहां पर हमको देखना पड़ता है, और अगर पर्याप्त टाइम है तो खींच दो, जगह भर दो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में मैं आपको एमपीपीएससी ने 2024 में सैंपल आंसर कॉपी लॉन्च करी है, तो मैं आपको जीएस 1 से लेके जीएस 6, मेंस में टोटल 6 जीएस के पेपर हो गए, तो 1 से लेके पूरा जीएस 6 एसए तक मैं आपको सारी जो सैंपल कॉपीज हैं उनकी लिंक जो है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मस्त आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी आपको दिख जाएगा, जो मैंने आपको बताया वही आप को उसमें देखने को मिलेगा, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बहुत बड़ा जो भ्रम है उसको तोड़ देता हूं। बुलेट पॉइंट्स आपके मार्क्स कम करवा देंगे, सुन लो, बुलेट पॉइंट्स आपके मार्क्स कम करवा देंगे। बुलेट पॉइंट्स आपके मार्क्स कम करवा देंगे। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी आप अनोखी बात कर रहे हो, दुनिया तो कहती है बुलेट पॉइंट्स लिखने का। सुनो, पहले तो सुन लो एक एक करके। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है या पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, पहले तो यही प्रश्न आ गया, पैराग्राफ फॉर्मेट या पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, सुनो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी सटीक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सटीक शब्दों में उनका जवाब देना पड़ता है, कोई टेढ़ी मेढ़ी जलेबी नहीं घुमा सकते आप। तो अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपको 2 मार्क्स वाले का आंसर आता है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? उन्होंने 4 लाइन दी हैं, तो आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 बना के 4 पॉइंट्स में अपने आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंट हो तो।
अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपको सटीक आंसर अगर नहीं पता है तो फिर पॉइंट मत लिखना, ये चालाकी है, ये स्मार्ट वर्क है। तुम पॉइंट में कोई चीज लिखते हो तो वो चीज ज्यादा चमक मारती है, ज्यादा हाईलाइट होती है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 2 मार्क्स का है, 4 लाइन भरनी है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दो, खत्म कर दो। और कोई भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो तो 4 लाइन में तुमने मान के चलो 20 शब्द लिखे तो 20 में से 2 से 3 ही अंडरलाइन होते हैं। ऐसा नहीं तुमने 10 अंडरलाइन कर दिया। और अंडरलाइन करने का समय नहीं भी है तो भी कोई टेंशन मत लो, ना भी करोगे तो भी चलेगा, 2 मार्क्स में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया। अब सुनो आप किसके लिए, अब आप सुनो 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी आऊंगा बुलेट पॉइंट्स आपके मार्क्स कैसे कम करवाएंगे उस पर भी आऊंगा। 7 मार्क्स में दोस्तों आपको क्या करना है, 7 मार्क्स में आपको क्या करना है, 7 मार्क्स में अगर नंबर खींचने हैं, 7 मार्क्स में अगर नंबर चाहिए, अगर नंबर चाहिए तो पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखना होगा। किस फॉर्मेट में लिखना होगा, पॉइंट फॉर्मेट। अब आप कहोगे सर पॉइंट फॉर्मेट का मतलब बुलेट पॉइंट ही तो होता है। नहीं साहब, बताएंगे ना, एक ऐसी चीज आपको बताएंगे, आपका तन और मन दोनों खुश हो जाएगा। मैंने कहा है कि आप सबको जाके बताओगे उसको, सुन लो, ध्यान से सुन लो। तो अगर नंबर चाहिए तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो। खुद सोच के देखो, अगर मैं तुमको एक मेंस की कॉपी पकड़ा दूं और उसमें पैराग्राफ ही पैराग्राफ भरा पड़ा है तो कैसा लगेगा आपको, मजा नहीं आएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है, जहां तक हो सके पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। कॉन्फिडेंट नहीं हो, वापस से बात आ गई, कॉन्फिडेंट अगर नहीं हो तो काय में लिखो, पैराग्राफ में। कॉन्फिडेंट हो तो काय में लिखो, पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता हूं मैं 10 मार्क्स वाले पर। 10 मार्क्स में कैसे लिखना है, 10 मार्क्स में कैसा लिखना है, तो सुनिए। 10 मार्क्स के जो आंसर होते हैं, अच्छा एक चीज और सुन लो, क्या 2 मार्क्स के अंदर आपको इंट्रो देना है? अरे भैया इंट्रो विंट्रो देने का समय नहीं होता, 4 ही तो लाइन है। तो यहां पर कंक्लूजन देना है, अरे फिर वही बात, 4 लाइन में कौन सा इंट्रो कौन सा कंक्लूजन, ना तो निष्कर्ष ना ही इंट्रोडक्शन। 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में यहां पर भी दोस्तों इंट्रो की कोई आवश्यकता नहीं है और यहां पर भी कंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह समय बर्बाद करोगे तो कर लो, आवश्यकता नहीं है। 10 मार्क्स वाले में, 10 मार्क्स वाले में इंट्रो चाहिए और 10 मार्क्स वाले में कंक्लूजन भी चाहिए। इंट्रो कितनी लाइन का होना चाहिए, इंट्रो 3 लाइन का होना चाहिए। कंक्लूजन कितना होना चाहिए, यह भी 3 लाइन का हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। ज्यादा बड़ा आंसर, ज्यादा स्पेस, इंट्रो कंक्लूजन डालिए, ठीक है। अब सुनो, अब एक सही अप्रोच सुनो। इंट्रो आपने लिख दिया, ये पहला नंबर हो गया। इंट्रो के बाद सेकंड नंबर पर आपको बनाना है फ्लो चार्ट। क्या बनाना है, फ्लो चार्ट। तो क्या सर हर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाएं? बेशक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फ्लो चार्ट बनाने के तरीके हैं। अगर तुम 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हेडिंग्स नहीं बनाने वाले ना तो गए तुम्हारे नंबर। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लोग गलती क्या करते हैं वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ये तो मैं आपको बता चुका, 10 मार्क्स पे ही आता हूं, स्क्रीन को साफ करता हूं, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सुनना। बस वो शुरू कर देता है धड़ाधड़, 2 पेज भरने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये और ये, ऐसे ही करते हैं। ये रॉन्ग तरीका है, ये गलत तरीका है, ये एक नौसिखिया वाला तरीका है। इसका मतलब है कि आपने आंसर राइटिंग के नाम पर केवल निबंध लिखने की प्रैक्टिस करी है। कभी भी तरीके से आंसर राइटिंग लिखना ना तो आपके टीचर ने आपको सिखाया, ना आपने कभी सीखने की कोशिश करी। जो सही तरीका है दोस्तों वो देखिए आप इधर। यहां पर हमने लिखा 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि इन बुलेट पॉइंट को गिनो, ये लो और बढ़ा देता हूं, और बढ़ा देता हूं, क्या एक बार में गिन सकते हो? सबूत मांग रहा हूं आपसे, क्या एक बार में गिन सकते हो ये कितने बुलेट पॉइंट हैं? तो टीचर कैसे गिनेगा? वो क्या गिनते बैठेगा, 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर, कोई गोले बना देते हैं, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, सुनो। जैसे कि तुमने यहां पर इंट्रो दे दिया
और कभी भी ऐसे लिखते नहीं है इंट्रो डैश और फिर इंट्रो लिख रहे हो, इंट्रो शब्द नहीं लिखते हैं, सीधे बस अपना इंट्रो लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, इंट्रो, ठीक है। इसके बाद तुमने क्या किया, इसके बाद तुमने एक फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट की जो हेडिंग है उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देने का, क्योंकि एग्जाम में केवल एक पेन से लिखोगे, ब्लू रंग के पेन से आपको लिखने दिया जाएगा, दो रंग यूज करने नहीं दिए जाते, तो सब कुछ ब्लू पेन से लिखोगे तो कुछ भी आपस में मिक्सअप हो जाएगा, दिखेगा नहीं क्लियरली। तो तुमने लिखी हेडिंग, हेडिंग को काय में डाला, बॉक्स में डाल दिया, हेडिंग को काय में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। अब तुम इसके नीचे जो भी सब हेडिंग देने वाले हो, ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो एथिक्स में कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इंपैक्टिंग एटीट्यूड, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, तो मैंने फ्लोचार्ट बना दिया, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इंपैक्टिंग एटीट्यूड, और मैं जितनी भी नीचे हेडिंग लिखने वाला हूं, मैं जितनी भी नीचे हेडिंग लिखने वाला हूं, केवल उन हेडिंग का मैंने यहां पर क्या लिख दिया, नाम। क्या लिख दिया मैंने उन हेडिंग का यहां पर, नाम। एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन तो नीचे करूंगा, यहां पर मैंने वो सारे कारक, वो सारे फैक्टर्स जो मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा, मैंने सिर्फ उनका क्या लिख दिया, नाम। तो टीचर क्या करेगा, पढ़ने से पहले ही आपका फ्लोचार्ट उसकी आंखों में पड़ेगा और वो देख लेगा कि भैया ये हेडिंग है, इस हेडिंग पर लिखा है, बंदे ने सही लिखा है, ठीक है। अब सुनो, अब मान के चलो तुम्हारा पहला तुमने लिखा, पहला कारक, फर्स्ट फैक्टर क्या है, तो आपने लिख दिया पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं उनसे एटीट्यूड पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग, देखो हेडिंग कैसे बनाई, अब ये है आपकी हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 में आपने क्या हेडिंग डाल दी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी कि व्यक्तिगत अनुभव। हेडिंग को इस तरीके से डिब्बे में आपने क्लोज कर दिया, इतना क्लियर हुआ। अब तुम इसके अंदर जितनी भी हेडिंग लिखोगे, बुलेट पॉइंट नहीं, कैसे लिखोगे, हेडिंग क्या है 1, इसके अंदर क्या बनेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और बस आपको 4 पॉइंट लिखने थे। अब मुझे बताओ, यहां पर तो गिन ही नहीं पाओगे, यहां पर गिनने में कितना समय लगेगा, सीधे टीचर नीचे का नंबर देखेगा, बोला अच्छा 4 पॉइंट डाले हैं इसने, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब आपकी दूसरी हेडिंग शुरू होगी, है ना, आपकी दूसरी हेडिंग शुरू हो गई। मान ले तो मैं यहां पे, मेरे पास जगह नहीं है, दूसरा नंबर डाला और दूसरी मैंने हेडिंग लिख के, ये मेरी सेकंड हेडिंग आ गई। सेकंड हेडिंग के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, हेडिंग का नंबर क्या है 2, अब कैसे लिखूंगा 2.1, 2.2 और 2.3। मान के चलो मेरे पास केवल 3 ही पॉइंट थे इस हेडिंग के अंदर, मैंने 3 लिख दिए, 4 यहां दिख रहे हैं, 3 यहां दिख रहे हैं, 7। 1 सेकंड के अंदर टीचर ने पता लगा लिया कि इस विद्यार्थी ने टोटल कितने पॉइंट्स लिखे हैं। और इसको दोस्तों हम बुलेट पॉइंट नहीं कहते, इसको हम नंबरिंग, न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, इसको हम नंबरिंग और सब नंबरिंग कहते हैं। बुलेट पॉइंट्स कौन से होते हैं, गोला, तीर कमान, डब्बा, बटरफ्लाई, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, ये करना है आपको, समझे आप डिफरेंस। और अगर मान के चलो आपने 4 हेडिंग बनाई है और चारों के अंदर 4-4 पॉइंट लिखे हैं, तो टीचर देखेगा इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 16 पॉइंट लिखे हैं बंदे ने, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 16 पॉइंट डाले हैं, बढ़िया डाला है, 2 नंबर इसको साहब। और जब सब कुछ तुम्हारा हो जाए, नीचे क्या डाल देना है, कंक्लूजन, नीचे क्या डाल देना है, कंक्लूजन। और वापस भी कंक्लूजन में ऐसे लिखना नहीं है कि ये हमारा निष्कर्ष है, नहीं, सीधे अपना निष्कर्ष लिखो। तो hence we can see that following are the factors which have significantly impacted the attitude of a person. सिंपल कंक्लूजन। हिंदी में क्या बोले, अतः हम यह देख सकते हैं कि ये इन सभी कारकों की वजह से काफी महत्वपूर्ण प्रभाव किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति पर पड़ता है। जब मुझे कंक्लूजन ना भी आए ना, तो भी मैं इस तरीके से बना के लिख सकता हूं कंक्लूजन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है दोस्तों किसी भी चीज को, किसी भी मार्क्स को अटेम्प्ट करने का, और ये एक ऐसा तरीका है जो 99% लोग नहीं जानते हैं आंसर राइटिंग के नाम पर। तो 2 मार्क्स के प्रश्न में पॉइंट लिखोगे या पैराग्राफ, डिपेंड करेगा। कॉन्फिडेंट हो तो पॉइंट लिखो, अंडर कॉन्फिडेंट हो पैराग्राफ लिखो, छोड़ दो। 7 क्या इंट्रो या कंक्लूजन लिखोगे 2 मार्क्स में, नहीं। 7 मार्क्स में इंट्रो कंक्लूजन लिखना है, नहीं। 7 मार्क्स में कोशिश क्या करनी है, कॉन्फिडेंट हो, पॉइंट नंबर बनाओ, पॉइंट नंबर बनाओ, ठीक है। और अगर अंडर कॉन्फिडेंट, अच्छा 7 मार्क्स में क्या हमको ये करने की जरूरत है, नहीं। 7 मार्क्स में नॉर्मल सिंपल 1 2 3
4 बुलेट पॉइंट का खेल वहां पर भी नहीं खेलना है, ठीक है। नो इंट्रो नो कंक्लूजन 7 मार्क्स में इस तरीके से पॉइंट बनाइए, नंबरिंग दीजिए यार। 10 मार्क्स में आए इंट्रो चाहिए, कितने लाइन का, 3 लाइन का। इंट्रो के बाद क्या चाहिए, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या बनाओगे, उन्हीं हेडिंग्स के नाम लिखोगे जिन हेडिंग को नीचे एक्सप्लेन करने वाले हो। उसके बाद हर हेडिंग को डब्बे में डालो, हेडिंग फटाफट डब्बे में जाती है, हेडिंग को नंबर दो और सब हेडिंग के पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे। नीचे 3 लाइन का कंक्लूजन डाल दो, खत्म कहानी, सुपर, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हो गया। आंसर राइटिंग का हर मसला मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अब जबरदस्ती अपने मन में आंसर राइटिंग को लेके डाउट्स मत खड़े करिएगा। अब जरा मैं अपनी बात करूं तो देखो भैया, ऑनलाइन लेवल पर भी आंसर राइटिंग होती है। हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्स में स्टूडेंट्स हैं, हमने सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और सबको कहा गया है कि तुम हमारे मेंस के लेक्चर देख के, आपका ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपके मेंस के लेक्चर हैं, हम मेंस के लेक्चर के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजना है, आंसर लिखो, फोटो खींचो, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब तक उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, वो मेंस आंसर राइटिंग करने को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो हम उस चीज़ की भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल सही चीज़ है। तो ऑनलाइन कोर्स में इस तरीके से फोटो खींच के ग्रुप में भेजो, हम चेक कर देते हैं उसको। ऑफलाइन में तो हम अपने हाथों हाथ सामने करवाई देते हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में यही फंडा वो भी अपनाते होंगे। ऑफलाइन के अंदर हम 20 विद्यार्थी बिठाते हैं तो हमको आंसर राइटिंग पर्सनली सबकी चेक करने में कोई तकलीफ ही नहीं होती, बिठा के सामने एकदम डिटेल में चेक करते हैं। अब जहां पर 100 200 300 स्टूडेंट्स हैं, वहां पर मुझे लगता नहीं कि ये पॉसिबिलिटी कभी हो पाती होगी, और मुश्किल ही होता है, इतना सबकी आंसर राइटिंग 200 लोगों की कैसे ही कोई चेक करेगा, तो वो पॉसिबिलिटी टीचर के लिए वहां पर नहीं बन पाती है। ठीक है दोस्तों, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्री की तैयारी कर रहे हो तो साथ में मेंस पढ़ना जरूरी है, ये सत्य दोस्तों कभी नहीं बदलेगा। आपको जहां से पढ़ना अच्छा लगता है मेंस वहां से पढ़िए, सेल्फ स्टडी से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी कोचिंग संस्थान से अच्छा लगता है, ऑफलाइन अच्छा लगता है, ऑनलाइन अच्छा लगता है, मैं नहीं कह रहा, मुझसे ही पढ़ो, जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर आपको हमारे थ्रू पढ़ना है तो ऐप की जो लिंक होती है वो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लो। व्यवस्थित पूरा 2025 के लिए मेंस का कोर्स ऐप में उपलब्ध है। मस्त बिंदास पढ़ने के लिए आप वहां से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। मुझे आज की इस वीडियो में दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।